गुड आफ्टरनून एवरीवन। हमारा लास्ट चैप्टर हमने करा है सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री आपका कंप्लीट हो चुका है और आई होप आप जल्द से जल्द उसके अपनी वो कंप्लीट करके नोट्स मुझे प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमने सॉलिड स्टेट आपको दूसरी वाली मैम करा रहे हैं, तो लेट्स फिर हम मूव ऑन करते हैं चैप्टर सॉल्यूशंस पर। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आसान है, कोई ऐसा डिफिकल्टीज वाला इशू नहीं है। थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सा याद है, थोड़ा सा कंसेप्शन है और फिर आपका ये मतलब और चैप्टर ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा ये भी। ठीक है, उसके साथ अपना सिलेबस साथ साथ रिवाइज करते जाएं, क्योंकि आपका अभी सिलेबस रहता भी है कुछ कुछ। वैसे तो हम कोशिश करेंगे दोनों मिलकर कि जल्दी से जल्दी चैप्टर कंप्लीट करवाएं आपके, बट स्टिल आप अपना एक वो लेकर चलें कि आपने जो हो चुका है वो आपका अप टू डेट हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं सॉल्यूशंस की। सॉल्यूशन मैंने आपको बताया था एक होमोजीनस मिक्सचर होता है और कई बार क्या होता है दो प्योर कंपोनेंट मिलकर हमारी सॉल्यूशन बना देते हैं। अब जैसे हमारे पास हमने एक एग्जांपल हमने पढ़ा था ब्रास के बारे में कि ये मिक्सचर होता है हमारा कॉपर और जिंक का। ठीक है, तो ये भी एक सॉल्यूशन होंगे जो मिलकर हमारे पास एक ये हमारे पास ब्रास बना एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट। तो ऐसे ही हमारे पास हम इस यूनिट में लिक्विड सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको एक पिछले चैप्टर में बताया था ना एलिवेशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, वो हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे कि एलिवेशन जो डिप्रेशन है फ्रीजिंग पॉइंट वो क्यों कैसे आया। ठीक है, तो थोड़ा सा हम ये डिटेल आइडल गैसेस के बारे में थोड़ा देखेंगे हम इसके बाद हमने देख रहे हैं कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस होती है। ऐसा सबसे पहले मेन है आपका सॉल्यूशंस की डेफिनेशन। जब हम बात करते हैं सॉल्यूशंस की डेफिनेशन की तो हम उसको कह देते हैं होमोजीनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट। अब जरूरी नहीं है कि हमारी जो सॉल्यूशन है वो बाइनरी सॉल्यूशन ही बने, ऐसा नहीं है। हम इसमें इक्वल अमाउंट की दो या तीन सॉल्यूशन भी मिलकर ये एक सॉल्यूशन बना सकती है। ठीक है, अब क्या होता है, अब इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो कहती है कंसिस्टेंट रहती है थ्रू आउट द सॉल्यूशन, मतलब कि वो एक जैसी रहती है। ये नहीं कि कुछ कुछ कहीं हमने देखा सॉल्यूशन में कुछ चेंज होगी कुछ, मतलब ऐसा नहीं है। प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी, सेम रहेगी। अब मैंने उस दिन भी बताया था जब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो हम हमेशा दो कंपोनेंट को कंसीडर करते हैं। जब भी हमारा सॉल्यूशन होगा तो हमारे पास दो कंपोनेंट आते हैं, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट। तो हमेशा याद रखना जिसकी मतलब एक वैसे याद करने का तरीका है कि जिसकी क्वांटिटी हमेशा ज्यादा रहती है वो होता है हमारा सॉल्वेंट, और सॉल्यूट क्या होता है हमेशा लेस अमाउंट में होता है, और इसकी अमाउंट क्या होती है मोर। मतलब कि अगर हम एक सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, सॉल्यूशन हमारे दो कंपोनेंट से बने हैं, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो अगर हम बात कर रहे हैं अगर सॉल्यूशन की, अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं, अगर 10 इसमें सॉल्यूट होगा तो 90 इसमें सॉल्वेंट होगा, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं जो सॉल्वेंट की क्वांटिटी है वो हमेशा ज्यादा होती है देन सॉल्यूट से। तो ये एक इसकी कॉम्पोजिशन होती है। ठीक है, अब क्या है अब इसमें क्या है, हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, कंपोनेंट दैट इज प्रेजेंट इन द लार्ज क्वांटिटी, वो हो जाएगा हमारा सॉल्वेंट। और जो सॉल्वेंट डिटरमाइंस द, और ये क्या करता है डिटरमाइन करता है फिजिकल स्टेट को। ठीक है, ये हमें बताता है कि क्या फिजिकल स्टेट इसमें चल रही है। ठीक है, एक और कंपोनेंट जो अदर देन सॉल्वेंट होता है हमारा प्रेजेंट होता है सॉल्यूशन में, वो होता है सॉल्यूट। ठीक है, सॉल्यूट। अब हम इस चैप्टर में जो जनरली हम पढ़ेंगे किसकी, बाइनरी सॉल्यूशंस के बारे में। बाइनरी का हमें पता है इसका मतलब क्या होता है, बाइनरी मतलब कि दो। तो मतलब कि इसमें क्या होगा, दो कंपोनेंट से मिलकर हमारी कोई सॉल्यूशन बनी होगी। ठीक है, जरूरी नहीं कि बाइनरी ही होती है, ऐसा नहीं है। हमारे पास और भी मतलब की फॉर्म्स होती हैं कि जरूरी नहीं कि दो मिक्सचर बनके ही सॉल्यूशन बने, बहुत सारे मिक्सचर बनके भी सॉल्यूशन बन सकती है, पर इस चैप्टर में हम कंसीडर करेंगे सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशंस को ही। ठीक है, अगर हमने जैसे कि हमारा सॉल्यूशन बन गई गैस प्लस लिक्विड, सॉलिड प्लस लिक्विड, लिक्विड प्लस गैस, मतलब कि कोई दो कंपोनेंट्स होंगे, दो कंपोनेंट्स को मिलकर हमारी एक सॉल्यूशन बनेगी। ठीक है, अब सॉल्यूशन अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम उसको एक्सप्रेस करते हैं कंसंट्रेशन की फॉर्म में। तो अब हमने क्या देखा कि हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन की फॉर्म में। तो अब एक सिंपल सा क्या कहा गया,
अगर तो डाइल्यूट मतलब कि दो, एक में बताया कॉन्सेंट्रेशन को इन्होंने रिप्रेजेंट करने का ना एक तरीका बताया कि डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड, ठीक है। अब ये क्या था, एक मेथड था क्वालिटेटिवली हमने कहा कि हमारी या तो सॉल्यूशन क्या है, डाइल्यूट है, या तो क्या है हमारी कंसंट्रेटेड। अब डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड का एक्चुअली मतलब क्या होता है, ठीक है। कई बार आप लैब्स वगैरह में देखते हो हम HCl यूज करते हैं, तो वहां कहीं अब कहते हैं कि डाइल्यूट वाले को ले लो, ये हमें हार्मफुल नहीं होता। पर जब हम बात करते हैं कंसंट्रेटेड की, तो वो हमारी हेल्थ पर इफेक्ट करता है, हमारी स्किन पर, बॉडी पर इफेक्ट करता है, ठीक है। तो वो अब कैसे है, ठीक है। सॉल्यूशन को हमने एक्सप्रेस करा दो फॉर्म में, क्वालिटेटिवली डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड। डाइल्यूट में क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड होती है हमारी प्योर फॉर्म, और डाइल्यूट हम कैसे करते हैं, अगर हम इसमें पानी ऐड करें, जैसे जैसे हम पानी ऐड करते जाएंगे इसमें कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में, तो हमारे पास क्या होगा, वो हमारी जो सॉल्यूशन है वो डाइल्यूट होती जाएगी। मतलब कि अगर जैसे हमने फुल क्रीम दूध लिया है सपोज करो, ठीक है, अगर वो हो गया हमारा कंसंट्रेटेड पार्ट, पर अगर उसी मिल्क में, फुल क्रीम मिल्क में हम पानी डालते रहेंगे, तो जितना अमाउंट हम पानी डालते रहेंगे उतना अमाउंट वो डाइल्यूशन शो करता रहेगा, ठीक है। शिट 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 शिट। सो यस वी वर कंटिन्यूइंग विद, अब हम बताते हैं डाइल्यूट और कंसंट्रेशन के बारे में। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। अब हमारे पास क्या है, मैंने आपको जैसे एक एग्जांपल दिया है वाटर का ही, तो उसी तरह हम वो समझ सकते हैं कि अगर प्योर फॉर्म है तो मतलब वो हमारी कंसंट्रेटेड फॉर्म है। पर अगर हम उसमें हम कोई अदर चीज, कोई सॉल्यूट या कोई भी सॉल्वेंट हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि कोई भी हमने ऐड कर दिया, ये पानी ऐड कर दिया, तो हमारे पास क्या है कि वो हमारा क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा और हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। पर ये डाइल्यूट और एक कंसंट्रेटेड, ये सिर्फ अगर हम दो ही टर्म्स कंसीडर करते हैं तो हमारे पास लॉट ऑफ कंफ्यूजन हमारी क्रिएट हो जाती है। तो हमारे पास क्या हुआ, कुछ सेवरल वेज दिए जिसकी हेल्प से हम कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते थे। तो अब हमें वो टर्म्स देखनी है। सबसे पहली है मास परसेंटेज, मतलब कि हम या फिर उसे बोलते हैं वेट बाय वेट। ठीक है, या हम उसे कहेंगे वेट बाय वेट। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन टू द टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, मास परसेंटेज को हम डिफाइन करेंगे कि उसका कंपोनेंट का हमारे पास मास बाय द टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100 करेंगे तो हमारे पास मास परसेंटेज आ जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, हमने एक एग्जांपल लिया कि हमारे पास 10% ग्लूकोज है इन वाटर और हमने कहा बाय मास। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं कह रही हूँ 10% ग्लूकोज बाय मास, तो मतलब कि क्या है, जो 10 ग्राम ग्लूकोज होगा वो डिसॉल्व होगा 90 ग्राम ऑफ वाटर में। अब देखो मैं कह रही हूँ 10% ग्लूकोज का मतलब है, और हमने लिया बाय मास। बाय मास क्या कह रहे थे कि कितना वेट है सॉल्वेंट का, मतलब कि जो भी हमने लिया सॉल्यूट का, और टोटल बाय द सोल्यूशन, मतलब कि हम सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। मास ऑफ द कंपोनेंट, मतलब कि कंपोनेंट मतलब कि जिसकी हम बात कर रहे हैं ग्लूकोज की, तो हमने वो ले लिया 10 ग्राम। और हमने क्या लिया, टोटल सोल्यूशन। अगर हम लेना परसेंट की बात कर रहे हैं तो हमने 100 ले लिया, 100 मतलब 100 हमारे पास टोटल था, तो उसमें से 10 ग्राम हमारा क्या है, ग्लूकोज है। तो 10 ग्राम अगर ग्लूकोज है तो हमारे पास क्या होगा, 90 क्या होगा, वाटर होगा। तो मतलब कि क्या है, अब रिजल्ट मतलब कि यहाँ आएगा तो 100 ही, 10% मतलब क्या आएगा, डिवाइड बाय 100। पर इसमें क्या है, जब हम पूरे 100 की बात कर रहे हैं तो पूरे 100 में 10 तो क्या हुआ, ग्लूकोज, और 90 क्या हुआ, हमारा वाटर। तो हमारे कहने, तभी तो वो हमारी 100% सोल्यूशन बनी। तो 10% ग्लूकोज बाय मास का मतलब है 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिसॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, जो कि हमारा रिजल्ट कर रहा है 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में।
ठीक है। तो ये जनरली जो हमारे पास तरीका है ये हमारे इंडस्ट्रीज वगैरह में यूज होता है कि हम जो कोई भी लिक्विड वगैरह की परसेंटेज वगैरह लेनी हो तो हम इस फॉर्म में ले सकते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, या हम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम भी कह देते हैं या फिर हम कह देते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। अब नाम से ही हमें पता चल रहा है कि वॉल्यूम, तो इसमें क्या है, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है। अब जैसे अब हमने इसमें ले लिया एग्जांपल 10% इथेनॉल। इथेनॉल का मतलब है कि 10 ml ऑफ इथेनॉल इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। ठीक है। अब मैं कह रही हूं अगर मैंने लिया, अब क्योंकि बात कर रही हूं मैं वॉल्यूम की, तो हमने लिया 10 ml हमारा क्या है, इथेनॉल। तो अब हमने सॉल्यूशन बनानी है तो उसमें हमारे पास कितना रिक्वायर्ड है, 90 ml। तो मतलब कि हम ऐसे डिसॉल्व करेंगे कि हमारा 10 ml तो हमारा कंपोनेंट है और वो टोटल हमारा 100 बनाए। 100 कैसे बनाएगा, जब उसमें क्या होगा, 90 ml ऑफ वाटर होगा। 90 ml प्लस 10 ml बन के ही हमारे पास क्या होगा, 100 ml होगा। अब एक और नेक्स्ट हमारे पास है मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम या फिर वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है। अब ये जनरली हम फार्मेसी में वगैरह में यूज करते हैं। ये होता है मास ऑफ द सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, कि कितना मास हमारा सोल्यूट का, कितना कंपोनेंट यूज होएगा डिवाइड बाय द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। मास पर वॉल्यूम का मतलब तो हमें आपको पता ही है कि कितना हम जो हमारा कंपोनेंट है वो ले रहे हैं टू द टोटल। टोटल मतलब कि कितने, मतलब कि हमारे पास वॉल्यूम है तो मतलब कि 100 ml में हम डिसॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट और एक है हमारे पास पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है। पार्ट्स पर मिलियन का मतलब होता है कि जब हमारा सोल्यूट प्रेजेंट होता है बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी, मतलब उसके कुछ ट्रेसेस ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। तो नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कोई भी कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ पार्ट ऑफ ऑल कंपोनेंट्स इन द सोल्यूशन। कि मतलब कि जब ये पार्ट्स पर मिलियन, हम इस पीपीएम हमने आपने सुना होगा हम यूज करते हैं जब हमारा जो क्वांटिटी है वो बिल्कुल ट्रेसेस में प्रेजेंट होती है, उस केस में हम ये वर्ड यूज करते हैं पीपीएम। तो ये होता है कि ट्रेसेस जो प्रेजेंट होते हैं किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट के इन द, मतलब कि टोटल सॉल्यूशन के अंदर, और इनटू हम 100 करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, इसकी वैल्यू आ जाती है। ठीक है। अब क्योंकि हम पार्ट्स पर मिलियन की बात कर रहे हैं तो हम इनटू क्या करते हैं, 10⁻⁶। 10⁻⁶ हमें क्या शो करती है, मिलियंस में शो करती है। ठीक है। और जनरली हम इसको ppm में शो करते हैं या फिर माइक्रोग्राम पर मिलीलीटर हम इसको शो करते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारी टर्म है मोल फ्रैक्शन। ठीक है। ये थोड़ी एक इम्पोर्टेंट टर्म है जो आपकी आगे पूरे चैप्टर में यूज होगी, तो थोड़ा इसको ध्यान सुनो, इजी है। वैसे तो आपने पहले भी पढ़ा होगा ये +1 में आपको मोल फ्रैक्शन, जब आप मोलैरिटी नॉर्मैलिटी करते हैं तो आपके पास मोल फ्रैक्शन भी आता है। ठीक है। मोल फ्रैक्शन हम कहते हैं मोल ऑफ a component by total moles of all components। अब सपोज करो हमारे पास कोई सॉल्यूशन है और उसमें x, y, z कंपोनेंट है, तो अब मैं कह रही हूं अगर आप मोल फ्रैक्शन निकालिए x कंपोनेंट का, ठीक है, तो x मतलब कि जिसका हमने निकाला मोल ऑफ अ कंपोनेंट, ठीक है, x। और बाकी जब हम बात करते हैं मोल ऑफ द टोटल कंपोनेंट, तो टोटल कंपोनेंट हमारे पास कौन से होते हैं, अब हमने तीनों का निकालना, वो होता है x प्लस वाई प्लस z। क्योंकि हमारी सॉल्यूशन में तो तीनों प्रेजेंट है ना, तो हमने तीनों का लिया। ठीक है। अब हमने अगर सपोज करो कोई भी हमने बाइनरी सॉल्यूशन ली, बाइनरी सॉल्यूशन मैंने अभी बताया था कि किसको हम बोलते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन होती है जब हमारे पास दो चीजों से मिक्स होकर कोई भी सॉल्यूशन बन रही है। ठीक है। अब हमने उसके कंपोनेंट्स लिए जैसे Na और Nb। ठीक है। Na और Nb लेने के बाद क्या हुआ, हमने जब देखा, अब आपको कह दें कि वो निकालिए, मोल फ्रैक्शन निकालिए A का। ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A हमारा होगा, वो होगा XA, जिसकी निकालनी होती है बाय टोटल XB।
ए प्लस बी था ना कि ए का निकालना है, तो ये अगर बी का निकालना हो तो जिसका निकालना है बाय टोटल। तो ऐसे करके हमारे मोल्स निकलते हैं। अब अगर सब एक बात और कि अब हम क्या करते हैं, अब मैं पूछूं कि मोल्स ही कैसे निकलते हैं। कई बार हमारे पास दिया हुआ होता है कि मॉलिक्यूलर मास कोई गिवन होता है और हमें कहते हैं मोल फ्रैक्शन निकालिए। अब मोल्स फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें नंबर ऑफ मोल्स भी पता होने चाहिए कि कैसे निकले हैं। तो अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे हैं, तो उसके लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। ये आपने पहले भी पढ़ा होगा क्लासेस में, +1 में पढ़ा होगा कि मोल्स में हम क्या करते हैं, जब हमें मोल निकालने हो नंबर ऑफ, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है गिवन मास, जो भी मास दे चुका होता है, अपॉन मॉलिक्यूलर मास, जो हम जोड़ जोड़ कर बनाते हैं। ठीक है। अब यहाँ से आपके पास कई बार मेडिकल आ जाता है और मोल फ्रैक्शन हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये आगे भी हम आपको यूज होगी। अब सपोज करो आपके पास, मैं कोई एक एग्जांपल ले रही हूँ कि आपके पास दिया हुआ है कि आपके पास कोई सॉल्यूशन है जिसमें 20% ऑफ C2H6O2 है। ये आपकी बुक में एग्जांपल होगा नेक्स्ट पेज पे। तो अब आपने इस केस में क्या करा, अब आपके पास मोल्स तो है ही नहीं, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले मोल्स कैलकुलेट करोगे, क्योंकि आपके पास क्या गिवन है, सिर्फ 20% ऑफ C2H6O2 सिर्फ ये प्रेजेंट है। तो अब क्या होगा हमारे पास, मोल्स हम किसे कहते हैं, ये तो हमने गिवन ले लिया, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर। अब मॉलिक्यूलर कैसे निकाल लेंगे, 2 × 12, 6 × 1, 2 × 16। ठीक है, आगे हमारे पास 62। जब हमने इन दोनों को डिवाइड करा तो हमारे पास आया 0.332 मोल। तो मतलब कि हमारे पास मोल निकल गया है। ठीक है, और अब हमने इसको किस में डिसॉल्व करा, वाटर में, तो हमने वाटर के भी मोल निकाल दी कि मोल क्या होते हैं। ठीक है, अब हमने क्या था, हमारे पास कोई सॉल्यूशन थी जिसमें 20% था, ये वाली क्वांटिटी C6H6O2, तो हमारे पास कितनी रहेगी 80%। तो मतलब कि 80% क्या है आपका H2O। तो 80% के लिए गिवन मास, मतलब वाटर के लिए गिवन मास क्या हुआ 80, और मॉलिक्यूलर मास हमारे पास हो गया 16 + 2 18। तो हमारे पास जो भी वैल्यू निकली है वो है 4.44। ठीक है, तो अब हमारे पास एक ये मोल भी आ गया, एक ये मोल भी है। अब जिसका भी मोल निकालने को कहेंगे कि आप मोल निकालिए, सपोज करो इसी का ही निकालना है, तो आप मोल कैसे निकालते हो, 0.332 अपॉन 0.332 प्लस 4.44। तो यहाँ पर टोटल करके डिवाइड करके जो भी वैल्यू आएगी वो आपका मोल हो जाएगा इस वाली कंपोनेंट के लिए। ठीक है, तो ऐसे आपको ये मोल फ्रैक्शन का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ये थोड़ा आपको ध्यान से करना होगा, इसकी 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो इजी है, +1 में भी करा हुआ है, एज इट इज कवर हो जाएगा, कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं। आज हम ये क्वांटिटीज ही करेंगे। नेक्स्ट आपको पता होगा मोलैरिटी के बारे में। ठीक है, ये हमने पिछली क्लास में भी, मतलब +1 में भी पढ़ते हैं कि मोलैरिटी एक्चुअली होती क्या है। मोलैरिटी एक्चुअली है मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। मतलब कि एक हम कोई नंबर ऑफ सोल्यूट जो हम देखते हैं, नंबर ऑफ सोल्यूट इन पर मोल पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, कि कितने सोल्यूट हमारे डिसॉल्व्ड है 1 लीटर की सोल्यूशन में, उसको हम कहते हैं मोलैरिटी। ठीक है, और मोलैरिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से। ठीक है, केमिकल इसमें क्या होता है, अब जैसे सपोज करो इसमें से आपको क्या आते हैं, क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, अब आपको कह देंगे कि आपने मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml ऑफ सोल्यूशन। तो अब आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास स्टैंडर्ड क्या था। ठीक है, अब हमारे पास कहिए, देखो मोलैरिटी जब हम बात करते हैं
तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट और इसमें क्या है, वॉल्यूम है। वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर। मतलब कि हम लीटर की बात कर रहे हैं, तो 1 लीटर मतलब कि 1000 ml के इक्वल। ठीक है, तो अगर हम इसको ml में ले लेंगे तो हम क्या कर देंगे, इनटू 1000। ठीक है, अगर हमने वॉल्यूम लिया ये, तो मतलब कि अब आपको 3 चीजें चाहिए कोई भी इसको करने के लिए। ठीक है, पहली तो होगी आपके पास ये पहली सोल्यूट की हमें कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, नहीं मोल्स चाहिए कि कितने मोल्स होंगे इसके। नेक्स्ट है वॉल्यूम चाहिए। अब हमने वॉल्यूम हमारे पास होना चाहिए कि हमारे पास कितना वॉल्यूम है। ठीक है, और अगर हमें ये 2 चीजें पता है, नेक्स्ट हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब इन्होंने कहा कि 5 ग्राम ऑफ NaOH मैं मार्कर में थोड़ी इंक डाल लेती हूँ। फाइव ग्राम ऑफ NaOH in 450 ml of solution। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमारा काम होना चाहिए मोल्स निकालना। ठीक है, अब मोल्स आपको क्या, हम कैसे निकालेंगे, अब हमें एक गिवन मास, तो हमें मोल निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। तो अब हमें गिवन मास तो गिवन है 5। अब NaOH का आप मॉलिक्यूलर मास निकालोगे तो आपके पास आएगा अप्रॉक्स 40 के इक्वल आएगा। ठीक है, तो आपने 5 डिवाइड बाय 40 लिख लिया, तो आपके पास कोई वैल्यू आएगी, वो होगी आपकी क्या होगी, मोल फ्रैक्शन। अब आपके पास क्या है कि हमारे पास गिवन है 450 ml ऑफ सोल्यूशन, मतलब कि आपकी सोल्यूशन कितनी है, 450 की। अब यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आएगा 0.125 मोल पर लीटर। ठीक है, तो अब हमारे पास ये भी आ गए, हमारे पास कितनी है 450 ml की, और इंटू क्या कर दिया 100। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास उतनी मोलैरिटी आ जाएगी सॉल्यूशन की। तो आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि कई बार आपको आ जाएगा कि आपके पास कि आपको कैलकुलेट करनी होगी मोलैरिटी। ठीक है,